वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होगी। साथियों, जब आप लोग हमारा कोई भी कंटेंट देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये नहीं कि हम कमेंट पढ़ते नहीं है, हम कमेंट देखते हैं और उसी कमेंट के बेस पे हम आगे काम करते हैं। हमको आगे मोटिवेशन मिलता है कमेंट से। ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाइए। तो पहले हमारा कुछ टॉपिक था बेसिक, वो जब तक क्लियर नहीं हो गया तो हम आगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कैसे बता सकते हैं ना। तो अभी भी यदि मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा तो डायरेक्टली आपके समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आपको मेथड सीखना जरूरी होगा। मेथड, इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स को सीखने के लिए फंक्शंस को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम वर्क जो है वो फंक्शंस के जरिए परफॉर्म करने वाले हैं। और फंक्शंस को मैं यहाँ पे आपको डिटेल से या फंक्शन के बेसिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो फंक्शंस जो है ये सी का एक प्रोग्राम है। ये पूरा का पूरा फंक्शंस का टॉपिक सी का टॉपिक्स है, जो हम इससे पहले सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा चुके हैं और आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले फंक्शंस सीखें बारीकी से। यदि आपको नहीं पता है, हमने डिटेल से समझाया हुआ है। पहले फंक्शन सीखें, उसके बाद हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फंक्शन सीखेंगे और फिर हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, किसी भी फंक्शन के प्रोग्राम को चार तरीके से बना सकते हैं। पहला, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। दूसरा, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। तीसरा, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। और चौथा, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि मोस्टली विद आर्गुमेंट नो रिटर्न का इस्तेमाल होता है। और ये सारा हम सी प्रोग्रामिंग में क्लियर कर चुके हैं। तो ये सारा डिटेल से सीखने के लिए, यानी कि फंक्शन को बेसिक से सीखने के लिए, आप हमारा सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल जरूर देखें। आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में। देखिए, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट को डिफॉल्ट वैल्यू देने का एक तरीका देता है। अगर आप आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो यह पास की गई वैल्यू के अलावा डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। तो सबसे पहले तो आपको डिफॉल्ट और आर्गुमेंट के बारे में समझना पड़ेगा, यदि आप फंक्शन नहीं जानते हैं तो। देखो, डिफॉल्ट का मतलब होता है खुद से, यानी कि जो भी काम सिस्टम खुद से परफॉर्म करता है डिफॉल्ट कहलाता है। और आर्गुमेंट का मतलब वो वैल्यूज या वो संख्याएं जिन पर वर्क परफॉर्म करना होता है आर्गुमेंट कहलाती है। मान लीजिए आपने कोई ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें 3 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट लिए, तो उसका हम प्रोटोटाइप लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे प्रोटोटाइप? हम टाइप करेंगे वॉइड, कोई भी फंक्शन किसी भी नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐड नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए, इंट बी और इंट सी। और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको इसमें वैल्यू पास करनी होगी। जैसे ऐड, हमने फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू पास करा देते हैं तीनों वेरिएबल के ऊपर, 5, 10 और 15। तो यहां जो वैल्यू 5 है उसको ए आर्गुमेंट में भेज दिया जाएगा, 10 को बी आर्गुमेंट में भेज दिया जाएगा तथा 15 को सी में भेज दिया जाएगा। और आपका जो काम है उसको परफॉर्म कर दिया जाएगा। ये था सिंपल तरीका। इसके विपरीत डिफॉल्ट आर्गुमेंट से यह सुविधा मिलती है कि आपकी मर्जी है कि उसमें वैल्यू प्रोवाइड करें या ना करें, यह आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्रोटोटाइप इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से हम वॉइड टाइप करेंगे, कीवर्ड्स, कोई भी फंक्शन का नाम ऐड, और उसमें हम 3 ही वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर टाइप का पहले हमने लिया ए, फिर इंट बी और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 5, और इंट सी, इसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहां पर एक वैल्यू ए के लिए तो देनी होगी, क्योंकि देखो ए के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है, जबकि बी के अंदर 5 डाला है और सी के अंदर 10 डाला है। तो बाकी बी और सी की वैल्यू आप प्रोवाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब यदि मैं फंक्शन को कॉल कराता हूं, यहां पे करता हूं ऐड 5, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 20 भाई, क्योंकि बी तथा सी में देखो पहले से वैल्यू फिक्स है, 5 और 10 डाला हुआ है, यानी कि बी के अंदर 5 है, सी के अंदर 10 है। और अब ए के अंदर जो हमने 5 वैल्यू प्रोवाइड करी है वो चला जाएगा ए के अंदर। यदि आप प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन कॉल कराएंगे ऐड 5, 10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। यहां पर माना जाएगा कि आपने ए तथा बी को वैल्यू प्रोवाइड की है,
क्योंकि अब ये उस वैल्यू को लेगा जो आपने प्रोवाइड की है। ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी तो वहां पे 5 चला गया, बी के अंदर 5 था तो 5 नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले प्रोवाइड नहीं की थी तो 5 ही था, लेकिन अब आपने यहाँ पे 10 दे दिया है तो 5 रिप्लेस होके 10 में चला जाएगा और रिजल्ट 25 हो जाएगा, क्योंकि सी के अंदर पहले ही 10 है। इसी प्रकार आप तीसरी वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सी की वैल्यू भी अलग से दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि void add int a इक्वल 5, b इक्वल 10 और c इक्वल 15। इसके आधार पे अलग अलग प्रकार से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उत्तर भी आपको उसी के अनुसार अलग अलग ही मिलेगा। यदि हम फंक्शन कॉल कराते हैं और वहां पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसको ब्लैंक रखते हैं, तो हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने दी है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो माने गए हैं, उनका योग हो जाएगा। 5 जमा 10 जमा 15 योग 30 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे कॉल कराते वक्त फंक्शन में 20 वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं तो जो एक 20 वैल्यू प्रोवाइड करवाई है वो फर्स्ट आर्गुमेंट यानी कि फर्स्ट ए के अंदर वहां पे चली जाएगी, बाकी बी की 10 सी की 15 ही रहेगी, तो आंसर मिल जाएगा 45। यदि आप फंक्शन कॉल कराते हैं और वहां पे वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हैं 10,20, तो इसका मतलब ए के अंदर आप 10 को भेज रहे हैं, बी के अंदर 20 को भेज रहे हैं और सी के अंदर कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट उठाएगा 15 को और आंसर आपका हो जाएगा 45। ऐसे यदि हम फिर से एक फंक्शन को कॉल कराते हैं ऐड और तीनों आर्गुमेंट हम तीनों वैल्यू पास कराते हैं 10 20 30, तो तीनों क्या होगा, पहले वाली वैल्यूज को रिप्लेस करा देगा और इन नई वैल्यूज वहां पे असाइन हो जाएंगी और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 60। तो ध्यान रहे कि उस कंडीशन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट की कोई अहमियत नहीं रह जाती है जब फंक्शन को कॉल करते समय किसी आर्गुमेंट में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एक रूल होता है जो आपको फॉलो करना है, जो ध्यान में रखना है, याद रखना है हमेशा। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का वो रूल क्या है जो आपको याद रखना होगा? देखो, यदि आपने किसी भी एक जगह डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया है या देना शुरू किया है तो उसके बाद आने वाले सभी वेरिएबल्स में डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना जरूरी होगा। उदाहरण में आपने देखा था ए में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई तथा बी में आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो बी के बाद जितने भी आर्गुमेंट होंगे उनमें सभी में वैल्यू देना जरूरी होगा। आप यदि प्रोटोटाइप लिखते हैं ऐड इंट ए इंट बी इक्वल 5 इंट सी इक्वल 10 इंट डी इक्वल 8, तो ये सही तरीका होगा, सही प्रोटोटाइप होगा। और यदि आप लिखते हैं इंट ए इंट बी इक्वल 5 इंट सी और इंट डी, तो ये तरीका, ये गलत तरीका होगा, ये गलत प्रोटोटाइप होगा, क्योंकि हमने बी के ऊपर जाकर के वैल्यू असाइन करी है, इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया है, तो इसके बाद आने वाले जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सभी में हमने कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, चाहे आप 0 प्रोवाइड करें या कोई और फिक्स वैल्यू प्रोवाइड करें। और यदि हम इस प्रकार से आर्गुमेंट दें कि इंट ए इंट बी इक्वल 5 इंट सी और इंट डी इक्वल 8, तो ये भी गलत प्रोटोटाइप होगा। सही प्रोटोटाइप होगा आप किसी भी नंबर पे जाके डिफॉल्ट वैल्यू यदि प्रोवाइड कराते हैं तो उसके बाद जितने भी आने वाले वेरिएबल हैं उन सभी में वैल्यू प्रोवाइड करवानी जरूरी है, मैंडेटरी है। एक सिंपल लाइन में हम इसके रूल को याद कर सकते हैं, वंस वी हैव स्टार्टेड गिवन डिफॉल्ट वैल्यू ऑल नेक्स्ट आर्गुमेंट्स मस्ट कंटेन ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका एक डेमो प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल ली है, फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टार्ट किया, फिर हम एक प्रोटोटाइप देते हैं, void ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर में इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल जिसके अंदर 5 वैल्यू ले लेते हैं और एक बी वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू हमने असाइन करा दी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे इसको दे दिए। उसी प्रकार से इंट मेन टाइप करेंगे और हम अलग अलग रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड और इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं, कोई भी वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कराते। फिर से हम एक बार और प्रिंट लेके देखें, हम इसमें एक बार 10 प्रोवाइड कराएं और एक और प्रिंट ले लें, हम इसमें 10 और 20 दो वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। चलो इसको सीधा हम प्रोग्राम में चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं। देखो मैंने उसको कोड ब्लॉक के अंदर ओपन कर लिया, उसी प्रोग्राम को सेम। देखो क्या होगा, सबसे पहले जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया है ना, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये कहाँ जाएगा, ये जैसे ही फंक्शन को कॉल करते हैं
तो ये अपनी डेफिनेशन के पास जाता है। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है इसकी। सबसे पहले तो हम तो प्रोटोकॉल लिया था, प्रोटोकॉल के अंदर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर रखे हैं, हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड, जैसे कॉल किया ये अपनी डेफिनेशन के पास गया, डेफिनेशन के अंदर हमने दे दिया फंक्शन को ऐड इंट ए और इंट बी। तो डेफिनेशन में देखा इसने ए के अंदर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड की है, कॉल किया तब नहीं की है, बी के अंदर नहीं की है, तो क्या होगा ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, ए और बी के अंदर देखो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे रखे हैं, तो ये यहाँ से ए के अंदर 5 को स्टोर करा लेगा, बी के अंदर इस 10 को स्टोर करा लेगा, और जो हमारा सी आउट आएगा रिजल्ट एडिशन इक्वल ए प्लस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा इसका। फिर दूसरी बार दूसरा देखेगा, फिर दूसरा हमने दिया ऐड, दोबारा कॉल किया है, इसके अंदर हमने 10 वैल्यू असाइन करी है, सीधा अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, डेफिनेशन पे देखेगा इंटीजर ए, यहाँ पे ए के लिए 10 मिल रहा है इसको, तो क्या करेगा ये 10 वैल्यू ए के अंदर असाइन हो जाएगी, बी के अंदर कोई वैल्यू दी है नहीं दी है, तो क्या होगा ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ से डिफॉल्ट आर्गुमेंट की उठा लेगा 10, 10 और जमा 10 कितना हो जाएगा, दूसरे का रिजल्ट 20 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का रिजल्ट ये भी अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा सीधा, यहाँ पे ए और बी की दोनों वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे नई असाइन हो जाएंगी, ना कि डिफॉल्ट वाली रहेंगी। और जब भी ये अपनी डेफिनेशन के पास आता है वैल्यू यहाँ पे असाइन होती है, और तो वापस से अपने फंक्शन के ऊपर लौटता है ना। ये वापस इसने फंक्शन को लौटाया ऐड, पहला आंसर 15 हो गया, दूसरी बार इसने वैल्यू यहाँ पे असाइन करी और वापस से गया अपने फंक्शन के ऊपर, प्रिंट हो जाएगा हमारा 10 और 10 20, तीसरी बार यहाँ पे 10 और 20 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट सक्सेसफुली। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको रन करा के देखते हैं। मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कराता हूँ, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पहला एडिशन 15 आ रहा है, दूसरा 20 आ रहा है और तीसरा 30 आ रहा है। इसको हम ये चाहें कि ये लाइन बाद में लिखें या ना लिखें तब भी हमारा काम चल सकता है, हम ये लाइन ना लिखें, भाई ये सीधा अपनी डेफिनेशन पे यहाँ आकर के डेफिनेशन के ऊपर भी यहाँ भी जा सकता है, तब हम जो सी आउट यहाँ पे लिया है ये सी आउट हम ऊपर ही डाल देंगे। उसके लिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप दिया और प्रोटोटाइप के तुरंत बाद हम यहाँ पे सी आउट ले लेंगे, तो क्या होगा फंक्शन जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे तो कॉल होने के बाद फंक्शन सीधा अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाता है। इसको अब डेफिनेशन यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे हमने कोई भी नई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो क्या करेगा ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू यहाँ पे पिक करेगा और वैल्यू को प्रिंट करा देगा। दूसरा फंक्शन अपने डेफिनेशन के पास जाएगा, इसकी वैल्यू चेक होंगी, यदि यहाँ पे प्रोवाइड की है तो वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आखिरी में जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो रिटर्न 0 और प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूँ, तो ये भी हमको वही रिजल्ट देने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनलाइन फंक्शन को, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।